नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रीनोस। पिछले 5 सालों के बारे में सोचिए। पैंडेमिक, एनर्जी क्राइसिस, सप्लाई चेन केओस, ट्रेड टेंशंस और जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। हर नए शॉक और प्रेशर के साथ यूरोप और सेंट्रल एशिया के देशों को तेजी से कदम उठाने पड़े। इन हालात में गवर्नमेंट्स ने जिस एक टूल का सहारा लिया था वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 2009 से अब तक इस रीजन में 2600 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, यानी पिछले 16 सालों में लगभग हर दिन एक नई पॉलिसी। तो वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग 2026 यूरोप एंड सेंट्रल एशिया इकोनॉमिक अपडेट ये सवाल उठाती है कि क्या इनमें से कोई सच में काम कर रही है। जवाब, जो 2 दशकों के डेटा पर आधारित है, ये बताता है कि इरादा भी असली है, खर्च भी असली है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर रिजल्ट्स इन दोनों के बराबर नहीं दिख रहे हैं। इस एपिसोड में हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एकदम सही स्टार्टिंग पॉइंट है। रिपोर्ट पहले ये देखती है कि रीजन की इकोनॉमी अभी कहाँ खड़ी है। धीमी ग्रोथ, बनी रहने वाली इन्फ्लेशन और बढ़ते फिस्कल प्रेशर्स, और फिर थोड़ा जूम आउट करके एक बड़ा सवाल पूछती है कि क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी सच में इन रेशों को सस्टेनेबल और लंबे समय तक ग्रो करने में मदद कर सकती है। यही इसका असली मुद्दा है। बेस्ट सॉल्यूशंस को समझने के लिए काफी उत्साहित हूँ, लेकिन पॉलिसीज को सही से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि अभी इन देशों पर किस तरह का प्रेशर है। रिपोर्ट बताती है कि रीजनल ग्रोथ में एक काफी साफ स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। 2025 में यूरोप और सेंट्रल एशिया में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ घटकर लगभग 2.6% रह गई, जो 2024 में 4.0% थी। पूरे रीजन में ये स्लोडाउन ज्यादातर रशियन फेडरेशन की धीमी ग्रोथ की वजह से है। अच्छा, इससे मेरे लिए पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। डेटा बताता है कि 2025 में रशिया में ग्रोथ घटकर 1% तक रह गई, जिसकी वजह कमजोर फिस्कल स्टिमुलस, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और लेबर की कमी है। लेकिन जब आप बाकी जगहों को देखते हैं तो नंबर्स एक काफी दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। बिल्कुल। अगर आप रशिया को हटा दें तो रीजनल ग्रोथ 2025 में बढ़कर 3.6% तक पहुंच गई। सेंट्रल एशिया में तो ग्रोथ 7% तक रही, जो पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा है और काफी मजबूत मानी जाती है। ये वाकई एक पॉजिटिव बात है, लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में अच्छी खबर अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस जैसे रुक सा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 तक मीडियन इन्फ्लेशन करीब 4.8% ईयर ऑन ईयर के आसपास ही अटका हुआ है। हाँ, और करंट इन्फ्लेशन अभी भी 2018 और 2019 में देखे गए 2.7% एवरेज से 2 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा ऊपर है। यहाँ फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी मुख्य वजह है, जो फरवरी 2026 तक बढ़कर 6.5% हो गई है। ये लगातार बढ़ता कॉस्ट ऑफ लिविंग का दबाव रोजमर्रा की जिंदगी चलाने की कोशिश कर रही फैमिलीज को काफी स्क्वीज करता है। और सिर्फ हाउसहोल्ड्स ही दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि फिस्कल वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, जहां एवरेज फिस्कल डेफिसिट यूक्रेन को छोड़कर 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 2.5% तक पहुंच रहा है। सही कहा। इस साल ज्यादातर देश बहुत सीमित फिस्कल एडजस्टमेंट की योजना बना रहे हैं, और एवरेज बजट डेफिसिट फिर से बढ़कर लगभग 2.7% होने की उम्मीद है। गवर्नमेंट डेट का लेवल भी बढ़कर औसतन लगभग 40% ऑफ जीडीपी तक पहुंचने का अनुमान है। सच में पिछले 3 सालों में सेंट्रल यूरोप में डेट पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे तेजी से बढ़ने वालों में रहा है। ये एक भारी बोझ है, खासकर जब बोरोइंग कॉस्ट्स ऊंची हों और बाहरी रिस्क मंडरा रहे हों। मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट भी एक बड़ा डाउनसाइड रिस्क है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से शिपिंग में रुकावट आने पर एनर्जी कॉस्ट्स लगातार बढ़ सकती हैं, जिससे कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों पर असर पड़ेगा। डेटा दिखाता है कि ऑयल प्राइसेस में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी से एवरेज इन्फ्लेशन लगभग 0.3 परसेंटेज पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। और अगर ग्लोबल लेवल पर ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो एनर्जी इंपोर्टिंग देशों के लिए फिस्कल और करंट अकाउंट पर प्रेशर काफी बढ़ जाएगा। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। ग्रोथ बढ़ाने, जॉब्स बनाने और शॉक्स के प्रति रेजिलियंस मजबूत करने के लिए कुछ गवर्नमेंट्स ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सहारा लिया है।
2009 से अब तक इस रीजन के देशों ने 2600 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अनाउंस की हैं। ये इंटरवेंशन की मात्रा सच में चौंकाने वाली है और 2020 के बाद लागू की गई पॉलिसीज में से एक तिहाई से ज्यादा आज भी लागू हैं। रशियन फेडरेशन और तुर्की इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं, जो पूरे रीजन के इंटरवेंशंस का क्रमशः 44% और 30% हिस्सा रखते हैं। ये वो हिस्सा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिर्फ कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में होती है, लेकिन डेटा इस रीजन के लिए एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। लगभग 2/3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंसमेंट्स एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन जैसे सेक्टर से जुड़े होते हैं। ये हाई इनकम देशों से एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, जो इस रीजन के बाहर हैं और ज्यादातर हाई टेक और स्किल इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। यूरोप और सेंट्रल एशिया में सिर्फ 10% पॉलिसीज ही हाई टेक या कैपिटल गुड्स को टारगेट करती है। मैंने ये भी देखा कि ट्रेड टैरिफ्स के बजाय डोमेस्टिक सब्सिडीज पर काफी ज्यादा निर्भरता हो गई है। 2019 के बाद से इस रीजन में सब्सिडीज तेजी से बढ़ी हैं, इतनी कि अब ईसीएस सभी डेवलपिंग रीजन्स में सबसे ज्यादा सब्सिडी लेवल्स रखता है, जबकि सिर्फ एक दशक पहले ये दुनिया में सबसे कम में से एक था। हाँ, और ये ज्यादातर डायरेक्ट फंडिंग और टैक्स एग्जेम्पशंस की वजह से हो रहा है। इसे समझने के लिए कजाकिस्तान में 2019 से सब्सिडीज में जो बढ़ोतरी हुई है, वो करीब जीडीपी का 9.5% है। में सबसे कम है और उच्च आय वाले देशों के वैश्विक औसत के समान है। इसी बीच दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ टैरिफ्स का इस्तेमाल कम होता है। इस रीजन की एवरेज टैरिफ रेट करीब 5% है, जो डेवलपिंग रीजन्स में सबसे कम है और हाई इनकम देशों की ग्लोबल एवरेज के लगभग बराबर है। ट्रेड के लिए खुलापन एक बड़ी ताकत है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऐसी महंगी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फेलियर से भरी पड़ी है। लैटिन अमेरिका में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से लेकर ईस्टर्न यूरोप में सेंट्रल प्लानिंग के कोलैप्स तक। और नुकसान हमेशा सीमित नहीं रहता। जब ये पॉलिसीज गलत जाती हैं, तो ये उसी इनोवेशन और प्राइवेट सेक्टर की तेजी को दबा देती हैं जिन्हें बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया था। सही कहा। रीजन के रिसोर्स रिच देशों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये सफल नहीं रही। पिछले 2 दशकों में उनमें से अधिकांश देश उल्टा नेचुरल रिसोर्सेज में और ज्यादा स्पेशलाइज हो गए। रिपोर्ट इन फेलियर्स के लिए 3 मुख्य कारण बताती है। पहला है पॉलिटिकल कैप्चर और अच्छे कनेक्शंस वाले इंटरेस्ट ग्रुप्स द्वारा रेंट सीकिंग। दूसरा कारण इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज है, जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास रियल टाइम मार्केट की सही जानकारी नहीं होती। और तीसरा है फ्लॉड बेंचमार्किंग, जब पॉलिसी मेकर्स पोस्ट वॉर जापान या 1970 सिंगापुर की सफलता को दोहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत सीख लेते हैं, यानी स्टेट के ज्यादा कंट्रोल पर ध्यान देते हैं और उन असली कारणों को नजरअंदाज करते हैं जिन्होंने ये चमत्कार किए थे: हाई सेविंग रेट्स, मजबूत एजुकेशन सिस्टम और बहुत ऊंची लेबर प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, पूरे रीजन में ये खतरा है कि स्टेट रिसोर्सेज बड़ी और पहले से एस्टैब्लिश्ड फर्म्स में ही कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, अक्सर एग्रीकल्चर जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स में, और छोटे, ज्यादा इनोवेटिव बिजनेसेस को क्रेडिट की कमी के कारण बराबरी से कंपीट करने का मौका नहीं मिल पाता। यही होता है जब पॉलिसीज नए और डायनामिक प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को बढ़ावा देने के बजाय पुराने बड़े प्लेयर्स को ही मजबूत कर देती हैं। रिपोर्ट इस बात पर साफ है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी तब सबसे अच्छा काम करती है जब इसे गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाता है, न कि उनकी जगह इस्तेमाल किया जाता है। और ये वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा कंपेलिंग लगता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज तभी सही से काम करेंगी जब वे ओपन ट्रेड और कंपैरेटिव मार्केट्स के माहौल में चलेंगी। ये एक बहुत जरूरी गार्ड रेल है, और जब इन्हें खास मार्केट फेलियर्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो बेहतर तरीका ब्रॉड बेस्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, जैसे इंडस्ट्रियल पार्क्स, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रमोशन, ना कि किसी खास फर्म्स को चुनकर उन्हें सपोर्ट करना। तो असल में आइडिया ये है कि एक शेयर्ड फाउंडेशन बनाई जाए जो सभी फर्म्स को फायदा दे, सिर्फ वेल कनेक्टेड लोगों को नहीं। जब सरकारी इंडस्ट्रियल पार्क्स में निवेश करती हैं, वर्कर्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए ट्रेन करती हैं, या डोमेस्टिक फर्म्स को फॉरेन मार्केट समझने और वहाँ काम करने में मदद करती हैं, तो वे ऐसे हालात बनाती है जहां कंपटीशन सही तरीके से बढ़ सके। बिल्कुल, और इन सबको जवाबदेह बनाए रखने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। इन्हें गवर्नमेंट बजट्स में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पब्लिक ओवरसाइट हो सके और मेजरेबल इकोनॉमिक आउटकम्स के आधार पर इनका सही इवैल्यूएशन किया जा सके। हाँ, और इन पॉलिसीज में शुरू से ही एक तय खत्म होने की तारीख, सनसेट क्लॉजेज होनी चाहिए, जिसे जरूरत पड़ने पर सक्सेस के प्रूफ के आधार पर आगे बढ़ाया जा सके। प्लान आमतौर पर एक सीधी टाइमलाइन बताता है,
लेकिन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की आदत होती है कि अगर एंड डेट सख्ती से तय ना हो तो वे स्थायी बन जाते हैं। तो थोड़ा पीछे हटकर देखें, ये रीजन सच में कई हेडविंड्स का सामना कर रहा है। ग्रोथ धीमी हो रही है, इन्फ्लेशन अभी भी जिद्दी बना हुआ है, और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे माहौल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ बढ़ना समझ में आता है, और ये अपने आप में गलत भी नहीं है। लेकिन इस रीजन के एक्सपीरियंस से साफ है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कठिन मेहनत का शॉर्टकट नहीं है। अगर फाउंडेशन मजबूत हो, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, एजुकेशन सिस्टम और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक मजबूत सहायक बन सकती है। लेकिन अगर ये रिफॉर्म्स छोड़ दिए जाएं, तो सबसे अच्छी इंटरवेंशन भी सही नतीजे देने में संघर्ष करेगी। और अगर इस बातचीत ने आपकी दिलचस्पी बढ़ाई है तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप इस टॉपिक को हमारे साथ आगे भी एक्सप्लोर करें। आप हमारी सीरीज का एक और एपिसोड देख सकते हैं, एपिसोड 29, फ्रॉम बनानाज एंड पाइनएप्पल्स टू आईफोन्स, अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जहां हम थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी दुनिया भर में कैसे इवॉल्व हुई है और आज की डेवलपमेंट के लिए इसका क्या मतलब है। अब आपकी बारी रेनोज। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।